हेलो, नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी IQ। और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, यहां पर एक बहुत प्यारी सी सीरीज वॉर चलाई गई है। उस सीरीज वॉर का नाम है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से आपका डिटेल सिलेबस के साथ साथ क्लास 1 एंड क्लास 2 हमने डिस्कस कर लिया। आज हम क्लास 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत थी। क्लास 1 के बाद क्लास 2 लाइए सर, तो इससे क्लास 2 लाया गया मौर्य कला और मौर्योत्तर कला के साथ। अच्छा, अब चूंकि ऑलरेडी हमने मौर्य काल में 2 भाग किए थे, एक हमने दरबारी कला पढ़ा था और एक हमने लोकप्रिय कला पढ़ा था, तो उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। उसके पहले यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय दुर्गेश, जिसमें आपको PDF मिल जाएगी इस क्लास की। और इसके साथ ही साथ आप स्टडी IQ के PSC वाले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी बहुत अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको इसकी PDF भी मिल जाएंगी। आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्टडी IQ आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका लाया है, बहुत सुनहरा ऑफर लेकर आया है। वो ऑफर क्या है? वो है आपका स्टेट PSC लाइव प्री प्लस मेंस का बैच, जिसका नाम है फाउंडेशन निश्चय बैच 6। कौन सा बैच है? निश्चय बैच 6 है, जिसकी एडमिशन क्लोजिंग डेट जो है वो 22 ऑफ फरवरी 2025 में हो जाएगा। यानी कि आज ये क्या हो जाएगा, एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो प्राइस राशि रखी गई है वो बात की बात है, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो शाम को 6 बजे रखी गई है। क्योंकि इसकी प्राइस राशि कितनी थी? 19,000 रुपए रखी गई थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको कम करके ऑफ करके 11,999 कर दिया गया है। सिर्फ आपको DK लाइव कूपन कोड यूज लगाएंगे तब आपको प्राइस राशि कम हो जाएगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस कोर्स को हमारे एप्लीकेशन से जाके परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट में जाकर, यानी कि क्रोम में, गूगल में जाकर आप लिखना, आपको स्टडी IQ PSC आपको सर्च करना है। यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से सर्च करना है, स्टडी IQ PSC सर्च करना है। और यहां पर एक आपके सामने स्लॉट ओपन होगा, यहां पर पेज ओपन होगा, आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, पंजाब PSC भी दिख रहा होगा आपको, है ना, ओडिशा PSC भी दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश PSC भी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश PSC फाउंडेशन बैच 6, बिहार ओडिशा में भी 6 है ना, हरियाणा में भी लॉन्च किया गया, असम में भी लॉन्च किया गया, पंजाब में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी, वेस्ट बंगाल में भी लॉन्च कर दिया गया है। अब आप इसमें से कहीं से भी बिलोंग कर रहा हूं, कहीं से भी, इसमें से आप कहीं से भी, जैसे मान लेते हैं आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपने क्या किया, बिहार में क्लिक किया, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, जैसे आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पर बहुत अच्छे से कोर्स देखा। अब इस कोर्स की प्राइस राशि कितनी दिख रही है? 14,999, ठीक है, मतलब 15,000 के आसपास प्राइस राशि। अभी भी आपको कुछ नहीं करना, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर ऐड प्रोमो कोड में जाइए। इसमें से कोई भी कोड मत लगाएगा, इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ लिखना है DK लाइव कूपन कोड, DK लाइव लिखना है और अप्लाई कर देना। देखिए तो आप देखेंगे यू विल गेट अ मोर डिस्काउंट, आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये प्राइस राशि 11,999 रुपए की हो जाएगी। और आप इसको बहुत अच्छे से परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी दी गई है पूरे 24 मंथ के लिए दी गई है। मतलब 2 साल के लिए कोर्स आपके पास हो जाएगा। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार प्रीलिम्स पढ़ सकते हैं इससे, 10 बार प्रीलिम्स पढ़ सकते हैं, 1 से 2 से 3 बार आप मेंस लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और 1-to-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पर देखो, लाइव क्लास है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन क्लास नोट्स है ना, आपका लाइव क्लास है, GK फाउंडेशन का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक है ना, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, SIP है ना, कैप मॉडल, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली इस बैच में। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट इस कोर्स को क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए। ऐसा मैं बोलूंगा और ऐसा मैं आपसे चाहूंगा कि इस कोर्स को आप क्या कर लीजिए, फटाफट परचेस कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है सभी को? चलिए तो हम वापस चलते हैं अपने शेड्यूल की तरफ कि हमें पढ़ना क्या है और जानकारी में क्या रखना है। चलिए फटाफट देखते हैं कोर्स को, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए हम पढ़ रहे थे मौर्य काल और उसके बाद पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्य काल की बात करें तो हमारे पास यहां पर बच जाता है, जो आज हम पढ़ेंगे, ये है लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला की बात करेंगे, जिसमें 3 बातें हम बेसिकली हमें पढ़ना है।
तीन कला में तीन बातें इसमें कौन कौन सा पढ़ना है? एक हम गुफाओं का निर्माण पढ़ेंगे मौर्य काल में, एक हम मूर्ति का निर्माण पढ़ेंगे और एक मृदभांड की बात करेंगे। अच्छा ठीक, जैसे हम पढ़ेंगे मौर्य के बाद, तो मौर्य काल के बाद हमारा आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल बेसिकली दो भाग में यहाँ पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे इसकी स्थापत्य कला, इसकी स्थापत्य कला कैसी थी, मौर्य काल की स्थापत्य कला कैसी थी, एक हम ये पढ़ेंगे। और स्थापत्य कला के साथ साथ यहां पर मौर्य काल में मूर्ति कला कैसी थी, यानी कि मौर्य काल से क्या मौर्य काल के बाद में कुछ चेंजेस आया मूर्तियों में या वैसे ही कुछ था। तो इन चीजों को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले, पूरी की पूरी बातें हम आज की डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा लोकप्रिय कला, जिसे व्यक्तिगत पहल के नाम से भी जाना जाता है। मैं अर्लियर क्लास में इसको बता भी दिया था कि लोक कला जिसे हम व्यक्तिगत पहल भी कह देते हैं, यानी व्यक्तियों के अपने खुद के इंटरेस्ट से, खुद के क्या बोल सकते हैं, खुद का इंटरेस्ट के चक्कर में ही उन्होंने क्या क्या निर्माण कर दिया। जैसे सबसे पहले यहां पर बात करेंगे तो राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त, मतलब जो भी दरबारी कला के अंतर्गत, जैसे भवनों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, या हमने जो स्तूपों का निर्माण हुआ, ये तो राजकीय संरक्षण में आ गया क्योंकि पूरा राज्य उसका संरक्षण कर रहा था। लेकिन कुछ व्यक्तिगत पहल भी थे, तो उसमें कहा गया अतिरिक्त कोई गुफा हो गया, कोई स्थापत्य कला हो गई, मूर्ति कला हो गया, मृदभांड हो गए, कि कला को व्यक्तिगत प्रयास से भी क्या किया गया, अभिव्यक्ति मिली। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से सबसे पहले आता है गुफा स्थापत्य कला। गुफाओं के निर्माण की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो गुफाओं के अगर निर्माण की बात करें हम, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज हमको देखने को मिला। जैसे लिखा है, इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया। मतलब पहली बार, देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर गुफाओं का निर्माण बहुत प्राचीन काल से आदि मानव के समय से रहा, लेकिन वो चट्टानों को काट कर नहीं रहते थे, जो गैप हुआ करता था चट्टानों के बीच वो वहां रहा करते थे। जो जैसे जानवर जहां पाए जाते थे उन जानवरों को भगाकर मारकर वहीं पर वो रहा करते थे। लेकिन पहली बार चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा का जो उद्भव देखा गया, जो पहली बार हमें ऐसा मिला कि लोगों ने पूरा पहाड़ को काट कर ही अंदर घर बना दिया, वो यहाँ पर देखने को मिला मौर्य काल में। तो गुफा स्थापत्य कला में कहा गया कि ये स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया मौर्य काल के दौरान। जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का विहार यानी निवास स्थान के रूप में उपयोग करते थे। मतलब वो महलों में नहीं रहते थे, वो इन्हीं गुफाओं में रहा करते थे। इनमें किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं हुआ करती थी। चट्टानों में चट्टान मतलब जो पत्थरों को ही काट कर चट्टान के अंदर एक बिस्तर जैसा पत्थरों को ही काट के बना दिया गया था, उसी में सोया करते थे। जबकि आरंभिक गुफाओं का उपयोग आजीवक करते थे और वही बाद में बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है मौर्य काल के दौरान की गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिश था। भीतरी दीवारों पर अलंकृत प्रवेश द्वार थे। कैसे अलंकृत प्रवेश द्वार, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं, ये गुफा की एंट्री थी, एक चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा की एंट्री थी। इस गुफा का नाम क्या था? ये बराबर गुफा नाम था। इस गुफा का नाम था बराबर। इस गुफा का जो नाम पड़ा बराबर की गुफाएं थी। ये इस गुफा का नाम क्या था? बराबर की गुफाएं थे। ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज देखने को मिला। अच्छा, और अगर चले और आगे इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें और अगर देखें तो ये बराबर की जो गुफा थी, है ना, ये कहाँ थी? ये बराबर की गुफा कहाँ पर है? तो ये आपके बिहार में है ना। बराबर की गुफा कहाँ पर है? तो ये भाई साहब बिहार में है। बिहार में है। एक नागार्जुनी की गुफा भी देखने को मिलता है मौर्य काल में ही। बराबर की गुफा देखने को मिलता है, एक नागार्जुनी की गुफा देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो गुफा आप देखिए, गुफा का निर्माण पहली बार चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली जो चीज थी वो कहाँ थी आपकी? ये यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहाँ पर? मौर्य काल में देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का जो प्राथमिक साक्ष्य कहाँ मिलता है, किस काल में? तो मौर्य काल में ही मिलता है। उसके पहले लोग ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, और ये किनसे संबंधित था? ये बौद्धों से संबंधित था, जैनियों से संबंधित था। क्लियर है? अच्छा, मौर्य काल में ही हमने लोकप्रिय कला में दूसरी बात आता है मूर्ति कला। किस समय मूर्ति कला कैसी थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे इमेज आपको दिख रहे होंगे। इन इमेज में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ते चलते। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट के लिए,
तोरण एवं मेधी में और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। उस समय मूर्ति क्यों बनाई जाती थी? तो कारण था स्तूप की सजावट के लिए मूर्तियों का निर्माण कर देते थे। जो आसपास स्तूप, बड़े बड़े स्तूप, जो 84,000 स्तूप बनाए गए थे, उसमें से स्तूपों को सजाने के लिए हम कर देते थे। तोरण बनाने के लिए कर देते थे। तोरण मतलब वो जो लकड़ी का बड़े बड़े, आपको मैंने पिलर दिखाया था कि दक्षिणी तोरण, पश्चिमी तोरण दिखाया था आपको ना, पूर्वी तोरण, वो चीज था। और यहाँ पर मेधी मतलब यज्ञ, मेधी मतलब होता है यज्ञ में, यज्ञ के लिए भी हम मूर्तियों का निर्माण करते थे। और धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए भी हम क्या करते थे? मूर्तियों का निर्माण करते थे, पूजा पाठ करने के लिए भी। मौर्य काल में बहुत प्रसिद्ध दो मूर्तियों का जिक्र मिलता है। उनका नाम था यक्ष और यक्षिणी। अगर यक्ष और यक्षिणी की बात करें तो ये कौन थे? तो यक्ष और यक्षिणी में आप देखेंगे ये जो कुबेर थे, कुबेर के खजाने के संरक्षक कहलाते थे यक्ष और यक्षिणी। और उस समय सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक थे यक्ष और यक्षिणी। चाहे वो जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का संबंध यक्ष और यक्षिणी से बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर तो ये सभी तीनों धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पूजनीय थी। यक्षिणी की सबसे पुराना जो उल्लेख तमिल की एक रचना है, इस तमिल की रचना का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न किया जा सकता है। तमिल की एक रचना है जिसका नाम है आपका सिलप्पादिकारम, जिसको आपको इंगलागो आदिकल में मिलता है। इस पुस्तक का नाम था आपका सिलप्पादिकारम में मिलता है। और इस प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित है। ये आप मूर्ति जो साइड में देख रही हैं, ये यक्षिणी की मूर्ति दिखाई गई है। ये जो मूर्ति है, ये यक्षिणी की मूर्ति दिखाई गई है। ये यही मूर्ति आपको मिली है आपकी यक्षिणी की। और ये यक्ष और यक्षिणी दोनों की मूर्ति है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है ये सिर्फ यक्षिणी की मूर्ति है ना। ये यक्ष और यक्षिणी दोनों की मूर्ति देखने को मिलता है। इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां पर आप साइड में देखेंगे ना, ये जो आपको इमेज छोटा सा दिख रहा है, ये वाला, इस इमेज की बात कर रहे हैं। इस इमेज के बारे में जानकारी लीजिए। तो यहां पर ये यक्षिणी को ही दिखाया गया है। और सांची का जो स्तूप है ना, सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार में इनको बनाया गया, कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे बनाया गया है। और ये जो कॉर्नर पे बनाया गया सांची के स्तूप के, ये किसका प्रतीक है? इस बात, ये किस चीज का प्रतीक है, किस चीज से ये संबंधित है, तो इसको भी संबंधित समझिएगा। इसको बोला जाता है, इस चीज को समझाने के लिए यहां पर बताया गया, इसको कहा गया आपका साल भंजिका कहा गया। क्या कहा गया इसको साल भंजिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो पूरा चित्र है इसको साल भंजिका कहा जाता है, क्योंकि ये जो जिनको इन्होंने पकड़ रखा है, ये साल भंजिका वृक्ष था। साल भंजिका वृक्ष जो सांची के प्रवेश द्वार में लगाए गए, जो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में मिलता है, सांची के प्रवेश द्वार में देखने को मिलता है यक्षिणी। अब ये किसका प्रतीक है, ऐसा क्यों बनाया गया है? तो भाई बौद्ध कला में आपके साल भंजिका वृक्ष जो है, ये वृक्ष धारण किए हुए यक्षिणी की प्रतिमा है। ठीक है, साल भंजिका को सांची में महान स्तूप के प्रवेश द्वार पर कोष्ठक आकृतियों के रूप में देखा जा सकता है ना। प्रवेश द्वार में कोष्ठक आकृति के रूप में, ये पिलर के रूप में देखा जा सकता है। और चूंकि ये जो है, ये एक शुभ प्रतीक माना गया है, किसका? ये वहां के समय का शुभ प्रतीक माना गया है। और स्तूप की सजावट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसको भी क्या माना गया कि ऐसा विश्वास था कि बौद्ध धर्म में समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कौन? इस तरीके के चित्र, आपके इस तरीके का मूर्ति जो था, ये साल भंजिका का वृक्ष लिए हुए समृद्धि का प्रतीक माना जाता था बौद्ध धर्म में। इसलिए अधिकतर जो प्रवेश द्वार में कहीं ना कहीं इस तरीके के कोष्ठक वाली जो आकृति देखने को मिलती थी, ये मिल जाया करती थी। सबसे पहला जो मिलता है, ये सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में देखने को मिलता है। अच्छा भैया, मौर्य काल की एक मूर्ति में सबसे पहली मूर्ति देखिए, जो आपको दिख रहा है पहली मूर्ति, ये किससे संबंधित है? पहली मूर्ति आपको पता है, ये बंदर से संबंधित मूर्ति है। ये जो पहली मूर्ति आपको दिख रही है, एक्चुअली ये बंदर है। ये जो पहला भाई साहब देख रहे हैं, ये बंदर बना हुआ है। देखिए, ये मौर्य काल के बंदर है। मौर्य काल में बनाया गया ये एक बंदर की आकृति का चित्र देखने को हमको मिल जाता है। और अगर डिटेल में बात करें, क्लियर है? बिल्कुल। और डिटेल में अगर बात करें तो यहां पर देखिए, ये भी मूर्ति है ना।
ये भी एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, ये भी एक तरीके की यक्षिणी मूर्ति, नृत्य करते हुई मूर्ति। ये हाथी का उल्लेख भी मिलता है, यहाँ पर देखिए हाथी का उल्लेख मिलता है इस तरीके का। ये मूर्तियां जो दिखाई गई, ये बेसिकली बहुत सारी मूर्तियां थी, इसमें से सबसे फेमस मूर्ति कौन थी मौर्य काल में? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, जो तीनों धर्म में बेसिकली पूजनीय के रूप में जानी जाती है। तो मौर्य काल की मूर्ति बात समझ में आ गई, ठीक है। कभी ऐसा आ जाए कि साल भंजिका वृक्ष में किसकी मूर्ति मिलती है, साल भंजिका वृक्ष को लिए हुए कौन देवी खड़ी है, तो वो यक्षिणी है, ठीक है। या फिर ऐसा आ जाए कि सांची स्तूप के प्रवेश द्वार में साल वृक्ष लिए हुए किस मूर्ति को दर्शाया गया है, तो वो बहुत अच्छे से याद रखना, ये किसको दर्शाया गया? यक्षिणी को दर्शाया गया। इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को बन सकते हैं, या कभी 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाए साल भंजिका वृक्ष के बारे में बताइए, तो आप बता दीजिएगा साल भंजिका वृक्ष कहाँ संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आप बढ़िया तरीके से बता सकते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर राइटिंग में। अब वहीं पे चलते हैं, मौर्य काल में मृदभांड कैसे प्रयोग किए गए, किस तरीके के मृदभांडों का प्रयोग किया गया, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मृदभांड किस प्रकार के प्रयोग किए जाते थे। तो हमने कहा मौर्य काल के जो मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिन्हें हम चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता क्या थी? ये काले रंग के और अत्यधिक चमकदार थे, और सामान्यतः इनका उपयोग जो था विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था, पेय पदार्थों के लिए, मदिरा के लिए किया जाता था, ऐसा समझ लीजिए, विलासिता की वस्तुओं के लिए किया जाता था। इन्हें प्रायः उच्चतम स्तर के मृदभांड के रूप में भी संदर्भित किया जाता था, मतलब सबसे अच्छे मृदभांड का जो प्रयोग किया गया पूरे हमारे आर्ट एंड कल्चर में, वो मौर्य काल में माना गया था, क्योंकि बहुत चमकदार, आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर भी इस तरीके के बहुत चमकदार पॉलिशदार आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। ये जो बर्तन है, ये जो मिट्टी के बर्तन है, ये प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। चित्रित धूसर को, जिसको चीनी मिट्टी के बर्तन के भी एक रूप में कहा जा सकता है, चीनी मिट्टी के एक बर्तन था, क्योंकि पॉलिशदार जो बर्तन होते हैं वो चीनी मिट्टी के बर्तन के रूप में देखने को मिलता था। अब यहां पर जो 3 बातें हमने डिस्कस किया, ये तीनों की तीनों बातें किससे संबंधित थी? आपके लोकप्रिय कला से, क्योंकि यहां पर सबसे पहले हमने गुफाएं पढ़ ली। मौर्य काल में गुफाएं किस प्रकार से निर्मित होती थी? तो मौर्य काल में गुफाएं किस प्रकार से निर्मित होती थी कि भाई चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी, और इनका जो द्वार हुआ करता था बहुत अलंकृत हुआ करता था, बहुत सजा के इनका द्वार बनाया जाता था, जो बेसिकली जैन और बौद्ध से संबंधित था। अच्छा, यहाँ पर हमने मूर्ति भी पढ़ ली कि बहुत मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो तीनों धर्म से संबंधित बताया गया है, और हम यहाँ पर मृदभांड के बारे में भी पढ़ लिए, जो हमारे मृदभांड कैसे बताया गया, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मौर्योत्तर काल में, जहां पर हम बेसिकली हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला यहाँ की, और यहाँ की हम पढ़ेंगे मूर्ति कला। स्थापत्य कला की बात करेंगे, स्थापत्य कला मतलब सीधे सीधे हम चट्टानों की बात करेंगे, गुफाओं की बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। तो पहले मौर्योत्तर काल में क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, देन हम चलते हैं उसके स्थापत्य कला, और आपके यहाँ पर अलग अलग बातों को हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे और देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्थापत्य कला में कि था क्या। तो हमने देखा कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। शुंग वंश हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे वंश, राजपूत बहुत सारे निकल कर आ गए थे। तो वही बोला कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में विभिन्न छोटे छोटे क्या आ गए थे, राजवंशों का उदय हुआ। इनमें उत्तर में शुंग हो गया, कर्ण हो गया, कुषाण और शक प्रमुख थे, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर, है ना, वाकाटक ने प्रसिद्ध प्राप्त की। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य में शैव, ये शैव है ना, धार्मिक परिदृश्य में शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदाय का उद्भव देखा। साथ ही इस अवधि की कला ने बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करना आरंभ किया गया। मतलब यहाँ पर जो साम्राज्य, छोटे छोटे राजवंश थे, जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने अलग अलग भाव देखने को मिले। तो वहीं पर एक कला और संस्कृति के रूप में क्या डेवलप हुआ, यहाँ पर शैव धर्म डेवलप हुआ, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, ब्राह्मण संप्रदाय का उद्भव भी देखा गया, ठीक है। फिर वहीं पे बोला गया नीचे कि चट्टानों को काट कर बनाई गई जो गुफाएं थी, हमने पहले कहता कि मौर्य काल में कहते हैं कि जो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का उद्भव वहीं से मिला मौर्य काल में। तो ये कहा कि चट्टानों को काटकर बनाई गई जो गुफाएं थे और स्तूप में स्थापत्य कला जारी रही, मतलब उसको ही हमने कंटिन्यू किया मौर्योत्तर काल में भी, ठीक है, जारी रही। लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। इस प्रकार मूर्ति कला की
विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ और मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मतलब अच्छे अच्छे मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। कहाँ पर? मौर्योत्तर काल में। इसकी बहुत फेमस शैलियां मिली, जैसे गांधार शैली मिली। आपको मैं बताऊंगा क्या कौन सी शैली किस रूप में जानी जाती है, गांधार शैली क्या थी, वो सारी चीज हम पढ़ने वाले यहाँ पर। ठीक है, आप मूर्तियां देख सकते हैं, क्योंकि इस काल में सबसे अच्छा, मतलब मूर्तियों की बात करें तो पूरे इतिहास में सबसे अच्छी जो मूर्तियों का निर्माण किया गया वो मौर्योत्तर काल में ही की गई थी दोस्तों। तो यही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से शैलियों का निर्माण किया गया और क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। जिसमें से पहला आता है स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में क्या आता है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई जो गुफाएं थी उसको कंटिन्यू कैसे किया गया। तो इसमें यह कहा गया कि भाई मौर्य कला की भांति चट्टानों को बनाई गई गुफाओं का निर्माण मौर्योत्तर काल में भी जारी रखा। हालांकि इस अवधि में क्या किया, चट्टानी गुफाओं के दो प्रकार अर्थात चैत्य और विहार का विकास देखा गया। इसमें कुछ नया, पहले क्या होता था, चट्टानों को काटकर सिर्फ विहार के लिए प्रयोग किया जाता, विहार मतलब सिर्फ रहने के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे मौर्योत्तर काल पहुंचता था यहाँ पर चैत्य के लिए भी प्रयोग किया गया। था क्या, यह विहार जो था बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। फिर क्या लिखा, चैत्य कक्षों का जो विकास है इस अवधि के दौरान हुआ। या मैंने आपसे पहले कहा बिहार का निर्माण कहां से शुरू हो गया था, मौर्य काल से, और यही चीज कंटिन्यू चली। लेकिन मौर्य काल में चैत्य का निर्माण नहीं हुआ था, चैत्य जैसे कुछ भी शब्द नहीं था। ये मौर्योत्तर काल में देखने को हमको मिलता है। क्या मिलता है, मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि मौर्य और मौर्योत्तर काल में गुफाओं में क्या डिफरेंस देखने को मिला, तो मौर्य काल में क्या था, सिर्फ बिहार का मतलब रहने के लिए गुफाओं का काटा जाता था। मौर्योत्तर काल में चैत्य का भी क्या विकास देखने के, चैत्य का मतलब क्या होता था, चैत्य कक्ष का विकास इस अवधि के दौरान हुआ। चैत्य मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष से और प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। मतलब रहने के साथ साथ ऐसे भी कमरे बनाए गए जहां पर वो क्या करते थे, साधना करते थे, तप करते थे, है ना, ध्यान लगाते थे, प्रार्थना करते थे। उन कक्षों का निर्माण मौर्योत्तर काल में बनाया गया। मौर्य काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर यहां पर कहा गया कि इन गुफाओं में खुले प्रांगण तथा बारिश से बचने के लिए पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थी और इन्हें मानव और पशु आकृतियों से अलंकृत किया गया था। ये नया चीज किया गया कि इस गुफाओं में खुले प्रांगण बना दिए गए। प्रांगण मतलब आंगन बना दिया, मतलब चट्टानों को बाहर ऊपर से काट दिया गया, अब बड़ा सा नीचे से किरणें आने के लिए प्रांगण बना दिया गया था, है ना। और बारिश से बचने के लिए क्या कहते थे, पत्थर रोड़ियों की दीवारें भी बनाई गई थी। बहुत कलाकृति, बहुत डिजाइन की दीवारें बना दी गई थी जिसमें मानव पशु की आकृति देखने को मिलती थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। इन चीजों क्या कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ये था चट्टानों को काटकर बनाई गई। अच्छा, अब ये जो था इसमें जैसे सबसे अच्छा इसमें देखेंगे तो एग्जाम्पल जो है, चट्टानों को काटकर बनाई जो गुफाएं थी बहुत सारे इसमें। तो एक तो अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई जिसमें बहुत सारे कक्ष मिलेंगे आपको। मैं अजंता गुफाओं अभी पढ़ाऊंगा मैं, इसमें 29 बताएगा और एलोरा में 34 कक्ष बताए गए हैं। सभी अभी हम पढ़ेंगे एक साथ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 1 से 12 किनसे संबंधित था, 13 से 29 किससे संबंधित था और 30 से 34 किससे संबंधित, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये जो आप इमेज देख सकते हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में करले का चैत्य है ना। ये करले का चैत्य की गुफा है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, करले की चैत्य की गुफा है। ठीक है, तो करले की चैत्य की गुफा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चैत्य की गुफा जो महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। करले गुफा का संबंध कहां से, महाराष्ट्र से। ओके डन, बात समझ में आ रही, चीजें क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर दो आपको दिख रहा होगा, दो इमेज दिख रहा होगा, दो इमेज ध्यान से देखिए। दोनों इमेज बहुत अच्छे से देख रहे होंगे आप। हाँ जी, चलिए तो देखिए ये जो है, अगर ये बात करें
ये एलोरा की गुफाएं हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, है ना। एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कह सकते हैं। अजंता एलोरा गुफाएं हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली करले का, करले का क्षेत्र बोल रहा हूं, ये उदयगिरी व खंडगिरी, उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं हैं। एक उदयगिरी, एक उदयगिरी की गुफाएं हैं, याद रखिएगा। एक उदयगिरी की गुफाएं हैं जो बहुत फेमस है। उदयगिरी गुफाएं जो किससे संबंधित है, वो आपको याद होगा। एक उदयगिरी गुफाएं जो मध्य प्रदेश में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये उदय और खंडगिरी गुफाएं जो हैं, ये ओडिशा की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओडिशा में है, ओडिशा में। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। ये उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की बात करेंगे। अच्छा, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की बात करें तो ये वर्तमान में भुवनेश्वर के निकट स्थित है। जिसका निर्माण कब कराया गया था, तो प्रथम और द्वितीय ईसा पूर्व में कराया गया था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं लिख देता हूं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे इसका निर्माण जो है पहली दूसरी ईस्वी में कराया गया था। और ये किन्होंने कराया गया था, इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था आपके, इसका कलिंग राजा खारवेल ने। कलिंग राजा खारवेल ने इसका निर्माण करवाया था। इसका उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो याद रखना इस गुफा परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं हैं, ठीक है। याद रखना ये मानव और प्राकृतिक दो प्रकार की गुफाएं हैं इसमें। ये मानव निर्मित व प्राकृतिक दोनों गुफाएं हैं, ठीक है। दोनों गुफाएं यहां पर देखने को मिलता है। अच्छा, जिसमें से उदयगिरी और खंडगिरी दो गुफाएं हैं, जिसमें से उदयगिरी की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है। अच्छा, ये जो है संभवतः जो है इसे जैन भिक्षुओं के निवास के लिए बनाया गया था, ठीक है। जिसमें से उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। कितनी, 18 गुफाएं हैं। और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कितनी, 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में कितने गुफाएं हैं, 15 गुफाएं हैं। मतलब समूह है, 15 गुफाओं का समूह है, ठीक है। अच्छा, जिसमें से उदयगिरी की जो गुफा है, इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें बहुत प्रसिद्ध बताया गया है। तो याद रखिएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उदयगिरी की गुफाओं में हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिला। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये कहाँ मिलता है, उदयगिरी की गुफाओं में देखने को मिलता है। जो है उदयगिरी गुफाओं में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, जिसे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया था हाथी गुम्फा अभिलेख को, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा खारवेल ने ही कराया गया, याद रखिएगा। और उदयगिरी में 2 मंजिला रानी गुम्फा और 2 मंजिला गुफा मिलता है, देखने को मिलता है, जो बहुत सुंदर वहां पे मूर्तियां देखने को आपको मिल जाती है। तो रानी गुम्फा मिल जाए, मंजिल रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, ऐसा कोई शब्द मिल जाए, रानी गुम्फा ऐसा कुछ मिल जाए, तो ये भी किससे संबंधित है, उदयगिरी में 2 मंजिल की बनी हुई एक गुफा है जिसको रानी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया उदयगिरी। इसकी डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसकी डिटेल आगे हम पढ़ने वाले, ठीक है। यहाँ पर अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इसको रोकेंगे ही बस। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आता है स्थापत्य कला में, ये तो पढ़ लिया हमने, चलो ये तो ऑलरेडी हमने डन कर लिया। फिर लिखा है स्तूप।
अब हमने पढ़ा स्थापत्य कला में गुफाएं पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले स्तूप पढ़ने वाले कि यहाँ पर स्तूप का निर्माण कैसे होता था, किस प्रकार से होता था, सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, स्तूप देखने वाले हैं। चलो स्तूप देखने से पहले यहाँ पर इसकी भी डिटेल पढ़ाई देता हूँ, इनकी भी डिटेल यहाँ पर पढ़ाई देता हूँ। अजंता और एलोरा की बात यहाँ पर कर ही लेते हैं। चलो दो बातें हैं, एक अजंता की गुफा की बात कर लेते हैं और एक एलोरा की गुफा की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम्म अजंता की गुफा, हाँ जी, अजंता की गुफा की बात करेंगे। तो अजंता की गुफा की बात की जाए तो क्या क्या है अजंता की गुफाओं में, थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे क्या? अजंता की गुफाओं में क्या क्या देखने को मिलेगा? हाँ जी, या अजंता की गुफा की बात हम अगली क्लास में करेंगे, छोड़ो इस क्लास में छोड़ दो, है ना, अगली क्लास में बात करेंगे। अभी इतने ही समझो, इसकी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं गुप्त काल पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं गुप्त कला पढ़ाऊंगा, गुप्त काल की कला पढ़ाऊंगा, गुप्त काल की कला पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पर इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, गुप्त काल में इसको और अच्छे से सजाया गया था, तो फिर अपन वहां पर इसकी डिटेल पढ़ लेंगे, गुप्त काल की कला में इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। चलो अभी तो यहीं पर रुकते, चलो ये हो गया। हाँ जी, स्तूप की बात करेंगे भाई। इस समय जैसे स्तूप का निर्माण जो शुरू किया गया मौर्य काल में शुरू किया गया था, स्तूप कैसे थे, कैसे होने चाहिए, सबसे सर्वाधिक स्तूप अशोक के साम्राज्य काल में ही बनाया गया था, 84,000 स्तूप मौर्य काल में बनाया गया था, 84,000 स्तूप का निर्माण। तो मौर्य काल के बाद स्तूप में कुछ बदलाव देखने को मिला या फिर वैसे ही देखने को, वही स्तूप हमको आगे भी पढ़ने को मिलता है। देखिए यहाँ पर कहा गया कितने प्यारे लाइन में कि मौर्योत्तर काल में स्तूप विशाल और अत्यधिक अलंकृत होते गए, मतलब इन्हीं स्तूपों को क्या किया गया, इसके आकार को बढ़ा दिया गया, है ना, विशाल कर दिए गए स्तूप को, और बहुत ज्यादा सजाना इनमें क्या करते शुरू कर दिया गया था, इनको बहुत सजाना अलंकृत करने लगे थे। लकड़ी और ईंट के स्थान पर किसका प्रयोग करने लगे, प्रस्तर का, पत्थर का, किसका, यहां पर कहा गया कि पत्थर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा। मतलब पहले बलुआ पत्थरों का, पहले बलुआ ईंटों का प्रयोग करते थे, लाल जो हुआ करते थे पत्थर उसका प्रयोग करते थे, फिर बदला जैसे मौर्योत्तर काल में पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को बदला और एक नया कॉन्सेप्ट ही ला दिया और उन्होंने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, शुंग राजवंश ने स्तूपों की सुंदरता पूर्वक अलंकृत प्रवेश द्वारों के रूप में तोरण का निर्माण आरंभ कर दिया। ये प्रवेश द्वार में इन्होंने क्या कर दिया, तोरण को लगाना शुरू कर दिया। ये चीज आप देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार में तोरण लगाना शुरू कर दिया था, उसमें भी तोरण थे लेकिन वो बहुत बाहर था। इन्होंने कहा कि जहां पे आप चढ़ोगे वहीं पर क्या कहा जाएगा, तोरण का निर्माण किया जाने लगा। अच्छा, तोरण को जटिल आकृतियां और पैटर्न के साथ उत्कीर्णित किया जाता था, और जो आपके हेलेनिस्टिक या ग्रीक जिसको कहते हैं प्रभाव के साक्ष्य है। यहां पर ये जो आप देखेंगे, ये जो स्तूप में जो प्रयोग किया जाने लगा, ये चीज किससे प्रभावित हुआ, ग्रीक कल्चर से प्रभावित हो गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीक कल्चर से थोड़ा सा इन्होंने इन चीज को, ग्रीक कल्चर से यहां पर क्या हुए, थोड़ा सा प्रभावित हुए और इनका प्रयोग इन्होंने क्या किया, शुरू किया। ये चीज तोरण के लिए कि इन्होंने आपके राजवंश, कौन से, शुंग जो राजवंश थे उन्होंने, और उस कला को क्या कहा गया, आपका हेलेनिस्टिक के रूप में जाना
जाने लगा। और जिसका सबसे अच्छा जो प्रमाण आपको देखने को मिलता है वो मिलता है ये स्तूप। अब ये स्तूप तो कुछ दिख ना, पहले ये ऐसा था, ये स्तूप जो आप देख रहे हैं ये स्तूप प्यारे साथियों पहले ऐसे दिखता था, इसके बाद ये आज खंडहर ऐसा है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भरूच के स्तूप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भरूच के स्तूप की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये पूरी तरह, मैं तो मध्य प्रदेश के सतना जिले से ही हूँ, ये सतना जिले में ही है मध्य प्रदेश में जो भरूच का स्तूप है, भरूच का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सतना जिले में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं बचा, खंडहर ही बचा हुआ है ये भरूच स्तूप जो है। और पहले ये ऐसा कुछ दिखता था, धीरे धीरे अपभ्रंश के कारण ये क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो सांची के स्तूप का जो तोरण था उसको बहुत हद तक बदलाव किया गया और उनके तोरण में भी क्या किया गया, कुछ डेवलपमेंट किया गया था, तो वो इसी काल में किया गया था। और साथ ही साथ भरूच का जो स्तूप आप देखते हैं मध्य प्रदेश में, ये भी किसका नमूना था, ये भी एक तरह से मौर्य काल में स्तूप का नमूना देखने को मिलता था। कुछ नया देखने को यहाँ पर मिला था, कुछ नई चीजें हम यहाँ पर पढ़ पा रहे थे, कुछ नई चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो स्थापत्य कला में हमने क्या पढ़ा, कुछ गुफाएं पढ़ ली, स्थापत्य कला में हमने स्तूप पढ़ लिया। अब चलते मौर्य काल में मूर्ति कला, जो अपने सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट पे थी, मतलब सबसे अच्छी मूर्ति कला के लिए जानी जाते थे, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मूर्ति कला में अगर हम देखेंगे मौर्य काल में 3 प्रकार की शैलियां आपको देखने को मिलती है, 3 प्रकार की शैलियां यहाँ पर डेवलप हुई थी। एक जिसमें से गांधार शैली थी, एक गांधार शैली के बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरी शैली जो यहाँ पर निकल के आती है गांधार शैली थी, फिर यहाँ पर एक मथुरा शैली निकल कर आ जाती है और एक अमरावती शैली निकल कर आ जाती है। तो तीनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई आपका गांधार शैली क्या था, मथुरा शैली क्या थी और अमरावती शैली क्या थी, तीनों में मूर्तियों में क्या डिफरेंस देखने को मिला, एक ही मूर्ति में तीनों चीजों में क्या क्या चीजें हम चेंजेस पाए, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये मूर्ति की बात थी, लेकिन जब हम मंदिर की बात करेंगे तो मंदिर की जो शैलियां थी वो अलग अलग थी। ठीक है, द्रविड़ शैली थी, है ना, आपके होयसाल शैली थी, बना, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर मंदिर की शैलियों में अलग से पढ़ाऊंगा। इस क्लास के बाद एक गुप्त कला की शैली पढ़ेंगे, गुप्त काल की कला पढ़ेंगे, गुप्त काल की कला के बाद मंदिरों की कलाएं पढ़ेंगे, कौन से मंदिर किस कला में बने हुए थे सबकी डिटेल पढ़ेंगे। सब सारी चीजें एक सिस्टमैटिक लगी हुई है, सारी चीजें क्लास में लगी हुई है, सबको एक करके पढ़ते चलना है, हमें सारी चीजों को देखते चलना है। तो हमने कहा इस अवधि में मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियों अर्थात गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली का विकास अलग अलग स्थानों पर हुआ था। मतलब अलग अलग राजा जो थे अपने अपने हिसाब से इन कलाओं को, इन मूर्तियों को क्या करते थे, बनाते थे और इनके अपने अपने खुद की शैलियां हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं और समझने पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका गांधार शैली। इस गांधार शैली के बारे में क्या कहा गया, तो कहा गया कि आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार शैली का विकास हुआ। कभी गांधार शैली 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए गांधार शैली में क्या लिखना है सबसे पहले, कि भाई ये कहां विकसित हुई। तो ये कहा गया कि आधुनिक आपके पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब के पश्चिमी सीमाओं में संलग्न हिस्से में गांधार शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। यहां पर दूसरा पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि यूनानी आक्रमणकारी, यहां पर दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं ले आए थे। यूनानी जो थे आक्रमण के अपने साथ क्या लेके आए थे, यूनानी और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं ले आए थे, जिससे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुई। इस प्रकार गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के रूप में जाना जाने लगा था। मतलब गांधार शैली को हम क्या बोलते हैं, ग्रीक इंडियन शैली भी कहते हैं। अब ये क्यों ऐसा नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि यूनानी जो थे रोमन अपनी मूर्ति कला को साथ में लेकर आए थे और भारत की मूर्ति कला को मिलाकर जो एक नया फ्यूजन बन गया, जो एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, उसी को क्या कहा गया यहाँ पे, गांधार शैली। अच्छा, गांधार शैली यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक उदाहरण के साथ यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखेगी, एक सिंपल सी मूर्ति। तो गांधार शैली में ज्यादा कुछ कह सकते हो 3-5 या बहुत सजावट नहीं किया जाता था, बिल्कुल सिंपल सी मूर्ति बनाई जाती थी गांधार शैली में। यहीं पे लिखा है गांधार शैली का जो विकास है 50
ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक की अवधि में 2 चरणों में हुआ था, जहां आरंभिक शैली को क्या क्या था, नीले धूसर बलुआ पत्थर, आरंभिक शैली में नीले धूसर बलुआ प्रस्तर के प्रयोग के लिए जाना जाता था। वहीं उत्तरवर्ती शैली में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। बुद्ध और आपके बोधिसत्व की मूर्तियां रोमन ग्रीक देवताओं पर आधारित है तथा अपोलो की मूर्ति से क्या है, मिलते जुलते। आप ये भगवान बुद्ध की मूर्ति देख सकते हैं कि एक हाथ में ये कमल लिए हुए पद्म की जो मुद्रा आप देख रहे हैं, एकदम सिंपल सी मुद्रा मूर्ति देख रहे हैं, ये किस शैली के, ये एक गांधार शैली की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलता है। या भगवान बुद्ध की सिंपल मूर्ति, कोई भी ऐसी मूर्ति जो सिंगल देखने को मिले वो गांधार शैली की मूर्ति होती है। और उसी के पीछे का डिजाइन कर दिया जाए, मतलब भगवान जी की मूर्ति के पीछे बहुत सारे डिजाइन कर दिया जाए तो वह मथुरा शैली में बदल जाती है। वही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो गांधार शैली एकदम सिंपल मूर्ति होती थी। इसी का एक विकसित रूप, इसी के एक आगे स्टेप बढ़ते तो हम पहुंचते आपके मथुरा शैली गायब हो गया। चलो मथुरा शैली में आपको समझा देता हूं, मथुरा शैली में आपको बता देता हूं, डोंट वरी। चलो मथुरा शैली समझ लो। मथुरा शैली, मथुरा शैली क्या थी और किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, किस प्रकार से हमारे साथ इसका बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक तो मथुरा शैली का जो विकास था पहली और तीसरी ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे माना गया था। इसका जो निर्माण था, सबसे पहले अगर इसके निर्माण की बात करें तो पहली और दूसरी ईस्वी में यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे इस शैली का विकास देखने को मिला। ठीक है, उसका पंजाब के पश्चिमी भाग में मिला था, अफगानिस्तान के, इसका कहां मिला हमने, यहां पर मिला हमने, यमुना नदी के किनारे इसका विकास देखने को मिलता। अच्छा, मथुरा शैली की जो मूर्तियां थी, है ना, तो इस पर क्या होता था कि हम किसी की भी मूर्ति बनाएं, देखो ये जो मथुरा शैली थी ये भी तीनों धर्म से प्रभावित थी। जैसे गांधार शैली बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, ये तीनों धर्म से प्रभावित थी, तीनों धर्म थे इसमें। तीनों धर्म कौन कौन सा, एक तो जैन, बौद्ध और हिंदू। अब किसी की भी मूर्ति बनाना, जैसे मुझे मान लीजिए भगवान बुद्ध की बनानी है, और अगर मुझे भगवान बुद्ध की मूर्ति बनानी है और वह मथुरा शैली में है, तो मैं क्या करूंगा, भगवान बुद्ध की जो भी मूर्ति है उसके पीछे उनकी पूरी कहानी बताऊंगा, मतलब उनका पूरा चरित्र चित्रण में कर दूंगा, पूरी कहानी, मतलब चित्र के माध्यम से एक चलचित्र जो होता है ना उसको स्टॉप कर दूं मैं, सारी मूर्तियां बना दी जाए, तो वो मथुरा शैली में करते। अगर किसी की सिंगल, अगर मेरी चित्र बना दी, मेरा मूर्ति बना जाए तो एक गांधार शैली होगा। मेरे पूरे जीवन के चित्रण को मैं मूर्ति के रूप में दर्शा दूं तो वह मथुरा शैली होती थी। तो मथुरा शैली गांधार शैली से थोड़ी सी विकसित हुई थी, और यही चीज यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। इन्हीं को हम क्या करते, बहुत अच्छे से देखते और सीखते थे। ठीक है, अच्छा, ये जो मूर्तियां थी मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष की मूर्ति के नमूने पर आधारित थी। यक्ष की मूर्ति आपको मैंने दिखाई थी, भगवान यक्ष की मूर्ति पर आधारित ये मूर्तियां बनाई जाती थी। और यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर जो भगवान बुद्ध है, कमल पकड़े हुए पद्मासन, वज्र पकड़े हुए, आपके वज्र पानी पे, यहां पर यानी कि कमल पकड़े हुए, कमल की जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की, अब इंटरनेट में सर्च करना, कमल पकड़े हुए बुद्ध की मूर्ति। तो कमल पकड़े हुए जो बुद्ध की मूर्ति है, ये किस पे है, मथुरा शैली पर आधारित है। किस पर आधारित है, मथुरा शैली पर आधारित ये देखने को मिलता है। और वहीं पे हम आगे जब पहुंचते हैं तो हमारी आती है अमरावती शैली। क्या आती है, हमारी अमरावती शैली देखने को मिलता है। अमरावती शैली में हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिए अमरावती शैली की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा कि भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ था।
वो दोनों शैली उत्तर भारत में डेवलप हुई थी, ये शैली दक्षिण भारत में हुई थी। कृष्णा नदी के संरक्षण के सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के तट पर हुआ था, जहां जहां अन्य दो शैलियों ने एकल आकृतियों पर बल दिया, अन्य दो शैलियों ने एकल आकृति पे बल दिया, वहीं जो आपकी अमरावती शैली ने गतिशील आकृतियों या कथात्मक कला के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया। इस शैली की मूर्तियों ने त्रिभंग आसन यानी कि 3 झुकावों के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया। मतलब यहाँ पर किसी एक सिंगल मूर्ति पे हमने काम नहीं किया, एक पूरी डिजाइन समझ लीजिए, पूरा डिजाइन आपने देखा होगा, बहुत पुराने पुराने खंडरों में आप घूमने गए होंगे, मंदिरों में गए होंगे, तो ऐसे बहुत सारी कलाकृति देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारी, खासकर दक्षिण भारत में कोई भी मूवी देखिएगा, आप साउथ मूवी देखिए, साउथ इंडियन मूवी, और वहाँ पे अगर आप मंदिरों को देखेंगे ध्यान से, मूर्ति मतलब हीरो हीरोइन से हटकर अगर आप वहाँ के मंदिरों को कभी ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सभी अमरावती शैली पर बनाई गई मूर्तियां वहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। तो मतलब वहाँ पर किसी एक चीज पे फोकस नहीं किया जाता था, किसी एकल मूर्ति पे फोकस नहीं किया जाता था, वहाँ पर एक पूरा एक सामूहिक रूप से मूर्ति बनाई जाती थी। उन सामूहिक रूप की मूर्तियों को अपन क्या बोलते थे, अमरावती शैली कहते थे, और वो पूरी सामूहिक रूप की मूर्तियों को अमरावती शैली के अंतर्गत रखा पढ़ा और देखा जाता था। तो तीनों शैलियां, मथुरा शैली, गांधार शैली और आपकी अमरावती शैली, आपने बहुत अच्छे डन कर लिया होगा। चलिए इसी के साथ हम अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जब हम कल की क्लास में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे गुप्त काल की कला, पढ़ेंगे किस प्रकार के गुप्त काल में क्या क्या कलाएं हुई, क्या क्या नई चीजें देखने को मिली मौर्य काल से, उसमें डन करेंगे, और फिर हम मंदिर की कलाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए जाने से पहले एक बार आप सेशन को लाइक करके जाइएगा प्लीज, हो सके अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे क्या कर दीजिएगा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी IQ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही एक कोर्स लॉन्च किया गया, बहुत प्यारा सा कोर्स है जिसकी ऑफर बहुत कम रखी गई है। आप आज कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, तो फटाफट गो टू वेबसाइट एंड परचेज दैट कोर्स। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।